हेलो एवरीवन, तो आज शुरू करते हैं कूलम्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज बहुत छोटा चार्ज होता है, बहुत कम स्पेस में बहुत छोटा चार्ज पॉइंट चार्ज होता है। या कोई भी चार्ज ले लो आप, सपोज एक पॉइंट चार्ज यहां है, सपोज Q1, और दूसरा पॉइंट चार्ज यहां है, सपोज Q2। ठीक है, तो इसके बीच में ऑब्वियसली पॉइंट चार्ज है, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? देखिए, ये पॉजिटिव फोर्स है, दोनों रिपल्सन होगा, तो दोनों एक दूसरे का रिपल्सन करेगा। अगर इन दोनों चार्ज को अगर r डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया जाए, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर दो चार्ज है उसके बीच में लगने वाला फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, प्लस यहां प्लस लिया गया, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा? डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। चार्ज के प्रोडक्ट होगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्ज के बीच का, ये जिसको r डिस्टेंस पे दोनों चार्ज को प्लेस किया गया है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का। ये होता है पहला लॉ। सेकेंड लॉ कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्ज के बीच के स्क्वायर का डिस्टेंस की बता, बिटवीन टू चार्जेस। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। बेहतर होता कि अगर मैं इसको कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह का फोर्स होता है, रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। ठीक है, इनवर्सली रिलेशन है 1/r² का। ये होता है क्या? दोनों, ये दोनों हो गया क्या? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। जब दोनों लॉ को हम मिला देंगे, मान लो गिवन इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, तो इससे ये समझ में आया कि जब दो चार्ज है Q डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर प्लेस किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा उन दोनों के बीच में, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन है ना, फोर्स का डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट विल लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। इस दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ऊपर नहीं होगा, बल्कि जो लाइन ज्वाइन किया गया है वो होगा। सपोज Q1 पे फोर्स लगा है Q2 की वजह से, Q1 पे फोर्स लगा Q2 की वजह से, इधर F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1। अभी वो चार्ज रेस्ट में होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट, जो रेस्ट पे होगा उसी के बारे में स्टडी करते हैं।
ठीक है। तो Q1 Q2 दो चार्जेज हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला डिस्टेंस लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो r डिस्टेंस पे प्लेस किया गया F12 एंड F21, दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर दोनों रिपल्सिव फोर्स होगा, ये दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे का रिपल्सिव फोर्स होता है, दोनों चार्ज के बीच में लगा है। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम मर्ज करते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो क्या आता है, देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, फर्स्ट इक्वेशन था तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टी, ये होगा कूलम्स लॉ। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन, हम लोग वैल्यू निकालेंगे। मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K की वैल्यू होती है। अगर इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, आपका ये आपका लॉ हो गया। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स हो दो चार्ज के बीच में, अब दोनों चार्ज पे अलग अलग फोर्स लग रहा है जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। Q1 पे चार्ज Q2 की वजह से फोर्स, Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से F12, Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से F21। दोनों फोर्स एक दूसरे का रिपल्सिव है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए साइन क्या होगा, माइनस न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब एक तरह का कोलम्बियन फोर्स जो होता है वो न्यूटनियन को फॉलो करता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है इसलिए मोड में डाल सकते हो, माइनस की वजह से डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। चलिए अब K की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या होगा, K की वैल्यू 1/4πε, ये होता है। एप्सिलॉन परमिटिविटी होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 ये भी हम लिख सकते हैं K की वैल्यू। एप्सिलॉन परमिटिविटी, एप्सिलॉन की जगह पे ε0 एंड ε। अब सवाल देखिए ये क्या है, तो ε0 होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस का। और εr क्या हो गया, तो याद रखिएगा वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ऑफ मीडियम। ठीक है, K की वैल्यू को 1/4πε0 लिखते हैं तो आपका ये आ जाएगा। इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड, हाँ फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, F इक्वल्स टू क्या होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा ε0 और फ्री स्पेस के लिए याद रखिएगा, इन फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, εr क्या होता है 1। फ्री स्पेस के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। अब इस वैल्यू को अगर इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं तो F दैट विल बी 1/4πε0 1 हो जाएगा ना, इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या R स्क्वायर, दैट इज कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस। εr की वैल्यू है 1, कूलम्स लॉ फ्री स्पेस में दो चार्ज रखा हुआ, उसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। दो चार्ज Q1 Q2 सपोज R डिस्टेंस में प्लेस किया गया है तो ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी।
अब सवाल है कि फ्री स्पेस में अगर हम दो चार्ज को लेते हैं 1 कूलम का और आर स्क्वायर को मतलब आर को डिस्टेंस को प्लेस करते हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तब देखते हो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ जो इक्वेशन है कूलम्स लॉ है, ये मीडियम का है, किसी मीडियम का है। यहाँ कूलम्स लॉ फ्री स्पेस का मतलब एयर हो गया, तो यहाँ एयर के लिए कूलम्स लॉ वैलिड हो रहा है। एयर के लिए फोर्स बिटवीन टू चार्जेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एयर के लिए फ्री स्पेस। यहाँ कोई मीडियम सा कोई भी मीडियम हो सकता है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का या रिपल्सन FM, ये वैल्यू होगी। अगर इक्वेशन सेकंड को अगर इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दें तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा, डिवाइड थर्ड बाई सेकेंड। अगर सेकेंड थर्ड को डिवाइड करते हैं सेकेंड से तो ये आ जाएगा आपका FA/FM। डेट विल फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हो जाएगा 1/4πε0 ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। और देखिएगा दोनों की वैल्यू को मैंने डिवाइड कर दिया तो 1/4πε0 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। बचा आपका क्या, ये 1/ε है ना, ये 1 क्या होगा, नहीं εr नहीं होगा, सॉरी, ये 1 और εr ऊपर जाएगा ना हाँ εr ऊपर आ जाएगा, εr ऊपर आ गया। तो यहाँ से εr क्या फार्मूला आ गया है FA/FM। रिलेटिविटी को आप डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ टू चार्जेज, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर एंड मीडियम, दोनों का रेशियो होता है εr। यहाँ से हम निकाल सकते हैं εr की वैल्यू, ठीक है। चलिए, अब मैं क्वेश्चन कह रहा था कि अगर दो चार्ज सपोज 1 कूलम का अगर मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर मैं करता हूँ रखता हूँ तो उसके बीच में फोर्स देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ε0 की वैल्यू क्या होती है, εr तो हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ से ε0 की वैल्यू हो जाएगा ε0 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ε0 की वैल्यू याद रखिएगा, फ्री स्पेस का यही होता है और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम का हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू रखते याद रखना है। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। दो चार्जेज हैं, सपोज ये क्वेश्चन है, each of 1 कूलम एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया दो चार्ज को। सपोज 1 कूलम का एक ये चार्ज है प्लस में और एक 1 कूलम का चार्ज यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। Q1 और Q2 दो चार्ज है, ऑब्वियसली फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ देखना है कि फोर्स की वैल्यू क्या आती है, दोनों के बीच का फोर्स कितना लगता है, क्या होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। K की वैल्यू होते हैं 9 × 10⁻⁹ इंटू, ये हो जाएगा 1 × 1 अपॉन में डिस्टेंस है 1। फोर्स न्यूटन में कब आएगा, याद रखिएगा जब फोर्स न्यूटन में आता है अगर R मीटर में हो और चार्ज कूलम में हो। अगर किलोमीटर में है या डिस्टेंस कुछ और में है तो हमें पहले मीटर में लाना पड़ेगा, चार्ज को कूलम में लाना पड़ेगा, तब आपका फोर्स न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। देखो कितना ज़्यादा वैल्यू है वो फोर्स लग रहा है। लगभग 143 लाख लोग इस पृथ्वी पर जो उसका वेट हो, उसका जो फोर्स लगता है वो फोर्स के बराबर हो जाएगा। वो कौन सा फोर्स, जब दो चार्ज की 1 कूलम और 1 कूलम के दो चार्ज को अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है तो ये फोर्स की वैल्यू ये आ जाएगी। कितना ज़्यादा वैल्यू है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, वो कितना ज़्यादा है, दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको समझाता हूँ, यूनिवर्सल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा भी होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन,
ग्रेविटेशनल में पढ़ा होगा कि अगर दो चार्ज को, दो मास को, सपोज 1 kg का 2 मास है, यहाँ भी 1 kg का 2 मास है, और दोनों को हम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं, तो इसके बीच में लगने वाला क्या न्यूटोनियन फोर्स, मतलब क्या ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होगा Fg जी m या m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो 6.627 इंटू 10⁻11। मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट 1 kg, सेकेंड का भी 1 kg, या दोनों को डिस्टेंस पर रखा गया है। 6.627 10⁻11 न्यूटन हो जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो कितनी वैल्यू कम है, -11, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम। दो ऑब्जेक्ट दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे हमने क्या किया, प्लेस किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन उसी चार्ज को, दो बॉडी को जिसका चार्ज 1 कूलम है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा, देखो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, याद रखिएगा, नेचर के अंदर में। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कंपेयर Fg एंड Fe, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो प्रोटॉन के बीच में जो लाई करता है वैक्यूम में, डिस्टेंस r पे लाई करता है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर दो चार्ज को अगर मैं वैक्यूम में रखकर उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, तो कितनी वैल्यू कम आई था ग्रेविटेशनल फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कितनी वैल्यू आती है। तो यहाँ दो प्रोटॉन जिसका मास होता है जो होता है आपने मैं बताऊंगा, और जिसका चार्ज होता है वो भी होता है, ठीक है। उन दोनों के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, और साथ साथ ये भी देखना है कि उन दोनों के बीच में कौन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। चलो सबसे पहले हम दो चार्ज है, सपोज प्रोटॉन है वैसे, और एक प्रोटॉन यहाँ हो गया, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ r डिस्टेंस पे प्लेस किया गया। तो इसके बीच में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा अलोंग द लाइनिंग ज्वाइनिंग द सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा K Q1 क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज है, सपोज Q है, दोनों प्रोटॉन सेम है, Q उसका चार्ज मान लो, प्रोटॉन का चार्ज ऑफ प्रोटॉन सपोज Q है, इसकी वैल्यू हम बताएंगे अभी, अपॉन में r स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया ये। अब दोनों के बीच का हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। सपोज दो प्रोटॉन जिसका मास 1.67 10⁻27 किलोग्राम है ना, इसका मास m1, इसका मास m2, r डिस्टेंस में प्लेस किया गया। दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड Fe बाई Fm, Fg सॉरी, तो Fe अपॉन Fg। तो यहां देख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, G m1 m2 दोनों का मास सेम है, तो m1 m2 तो m1 m हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रोटॉन हैं, डिस्टेंस हो r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो हो जाएगा K Q1 Q2, या हम Q स्क्वायर भी कह सकते हैं ना, दोनों सेम है ना, Q इंटू Q स्क्वायर कर दो, अपॉन में G m स्क्वायर। अब देखिए K की वैल्यू, सबकी वैल्यू रखते हैं। K क्या है, 9 इंटू 10⁹। Q चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.6 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन के लिए प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस। G की वैल्यू होती है कितना 1.673 इनका 10⁻11, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो याद रखिएगा मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27
स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आता है 1.24 10 का पावर प्लस 36। किसकी वैल्यू आया? एफ ई अपॉन एफ जी। यहाँ से निकालेंगे एफ ई क्या होगा, तो 1.24 10 का पावर 36 इंटू एफ जी प्लस में 36। अब यहाँ देख सकते हो कि दो प्रोटॉन जिसको आर डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। इनके बीच में लगने वाला, उन दोनों प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1.24 10 का पावर प्लस में 36 इतना टाइम्स ज़्यादा है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, इतना टाइम ज़्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। चलिए इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मैं बताऊंगा किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसको देखेंगे और ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों फॉलो करता है? स्क्वायर लॉ क्योंकि फोर्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/r² का इनवर्स स्क्वायर लॉ यही होता है ना। दूसरा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ऑब्वियसली वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अगर सेम चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव होगा, दोनों होता है। इट इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। लेकिन वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं तो वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव। लेकिन ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है। ठीक है, ये हमेशा एक सेंट्रल फोर्स होता है। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। हमेशा सेंट्रल फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द पार्टिकल या मासेस या हम कह सकते हैं चार्ज के बीच में लगता है। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कि दो चार्ज है उसके बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन उसके बीच में अगर कोई तीसरा चार्ज आए तो उससे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। यहाँ तक कि जो कूलम्स है वो उन्होंने कहा कि जब चार्ज को 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर भी रख दिया जाए तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। आप चाहे तो वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। अब कुछ टर्म्स है, जैसे मैं बता दूँ कि अगर ये सेंट्रल फोर्स है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है, मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला एक सेंट्रल फोर्स है जो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर होगा। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टीज ये होता है, इट इज टू बॉडी इंटरेक्शन। दो बॉडी के बीच का इंटरेक्शन होता है बट नॉट अफेक्टेड बाय थर्ड चार्ज। अगर दो चार्ज है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अगर कोई तीसरा चार्ज लगाए तो उसका कोई इफेक्ट उसको पड़ने वाला नहीं होता है। याद रखिएगा, जो कूलम्स लॉ में दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ दो चार्ज के लिए होता है। तीसरा अगर आ जाए तो उन तीनों को आपस में लगेगा, दो दो करके ऐसे लगेगा, जिसको हम सुपर पोजिशन में भी पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है, क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन में r²। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और इंचार्ज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है कि अगर दो डिस्टेंस r है, दो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस r है, अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, मतलब डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? डिस्टेंस को अगर इसकी दूरी को डबल कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो देख सकते हैं F = K Q1 Q2। डिस्टेंस r है तो क्या होगा? 2r का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 4r²। 4r² डेट विल 1/4 यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन 1/4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, 1/4 टाइम्स कम हो जाएगा। देखो कितना डिस्टेंस में फ़र्क पड़ता है। डिस्टेंस जितना पास आएगा, क्योंकि इन्वर्सिव रिलेशन है, डिस्टेंस जितना पास आएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, जितना दूर जाएगा दो चार्ज उतना ज़्यादा कमज़ोर फोर्स हो जाएगा। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एंड
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज छोटा है, छोटी वैल्यू है तो कम फोर्स लगेगा। सपोज 1 कूलम का है तो बहुत कम लगेगा, 5 कूलम का 2 चार्ज है तो ज़्यादा लगेगा फोर्स, इस पे डिपेंड करता है। ये है सारा का सारा कूलम्स लॉ। मैंने आज क्लास में कूलम्स लॉ बताया है और साथ साथ उसको कंपैरिजन किया है मासेस के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इसके साथ आज क्लास को ये भी खत्म करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।